सभी भावी सरकारी मास्टर व मास्टरनियों आपको मेरा नमस्कार। आज अपन बात की जाए तो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अपने एक टॉपिक पढ़ने वाले बुद्धि, इंटेलिजेंस, यहाँ से अपन यहाँ पर आज बुद्धि की परिभाषाएँ, बुद्धि की विशेषताएँ, बुद्धि के प्रकार है, स्वयंगात्मक बुद्धि है, ठीक है, इन पर चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना आप कि आपके यहाँ से एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यह टॉपिक है उतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन सुनने में आता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक तो बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ भी नहीं है। यदि अपन ने सीखने के लिए यदि सही से इसको समझ लिया है तो आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो अपन के लिए हार्ड हो, ठीक है। लेकिन वह चीज़ अपन सीखते हैं तो हमें समझना ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से समझा जाए जिससे वह हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं शुरुआत करता हूँ तो आप ध्यान से समझते जाना जिस प्रकार से मैं बताता जाता हूँ, और ध्यान लगा करके सुनना आप और देखना, देखे कौन कहता है समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं बुद्धि की बात करता हूँ तो बुद्धि शब्द है, इसका मनोविज्ञान में सबसे पहली बार प्रयोग करता है गाल्टन। कौन करता है? गाल्टन करता है। तो इस शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार गाल्टन ने किया था। किसने किया था? गाल्टन ने किया था बेटा। गाल्टन ने कहा था कि बुद्धि क्या है? बुद्धि 2 वस्तुओं में विभेद और एक चीज़ अच्छी है उनका चयन करने की जो शक्ति होती है अपन में, वही बुद्धि है। यानी गाल्टन ने यह कहा था कि कोई भी 2 वस्तु है, कोई भी अच्छी है या बुरी आदत है, उनमें अपन विभेद कर देते हैं और एक अच्छी आदत का अपन चयन कर लेते हैं, तो यह हमारी बुद्धि है। ऐसा गाल्टन जी कहते हैं। कौन कहते हैं? गाल्टन जी कहते हैं। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग गाल्टन ने किया था। अब देखो बेटा, बुद्धि है क्या? बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? अब देखो बेटा, आज आपके सामने ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि बुद्धि क्या है। ये प्रश्न पहले भी उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन आयोजित करते हैं और वहाँ पर ये मुद्दा रखते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के मत लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, बुद्धि क्या है, इसको समझने के लिए आपके 1910 के अंतर्गत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है। किसका? ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है। ठीक है, 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक एक जगह एकत्रित होकर सम्मेलन करते हैं। किस लिए करते हैं? ये इस मुद्दे को समझने के लिए कि बुद्धि क्या है, ठीक है, वह नहीं समझ पाते हैं। फिर क्या होता है, 1921 के अंतर्गत अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित होता है, और वह भी किस लिए सम्मेलन आयोजित करते हैं? वह इसी बात को समझने के लिए कि बुद्धि क्या है, ठीक है। फिर यह होता है कि यह भी सही से इस चीज़ को नहीं समझ पाते और दूसरे व्यक्तियों को नहीं समझा पाते हैं। तो 1923 में क्या होता है, विश्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिक एक जगह एकत्रित होकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करते हैं। 1923 में विश्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है, ठीक है, और यह भी इस बात को नहीं समझा पाते। इन तीनों सम्मेलनों से J.S. रॉस ने एक निष्कर्ष निकाला था। J.S. रॉस ने कहा कि ये तीनों ही सम्मेलनों में जितने भी मनोवैज्ञानिक एकत्रित हुए थे, वह इस बात को नहीं समझा पाए कि बुद्धि में स्मृति है, कल्पना है, अवधान है, गामक योग्यता है, संवेदना है, इनको शामिल करे या नहीं करे। यानी ये नहीं समझा पाए कि स्मृति बुद्धि का हिस्सा है या नहीं है। अवधान यानी होता है ध्यान केंद्रित करना, कि बुद्धि का हिस्सा है या नहीं है।
ठीक है, संवेदना बुद्धि का हिस्सा है या नहीं है, ऐसा ये नहीं समझा पाते। यानी इनका सम्मेलन से निष्कर्ष कौन निकालता है, इनसे एक निष्कर्ष तैयार करता है, वह करता है J.S. रोस। कौन करता है बेटा? J.S. रोस। क्या तैयार करता है कि इन सम्मेलनों से एक निष्कर्ष तैयार किया था, और J.S. रोस ने क्या कहा कि यह सभी मनोवैज्ञानिक यह सिद्ध नहीं कर पाए कि बुद्धि में स्मृति, यानी आपकी जो मेमोरी, स्मृति है, कल्पना है, अवधान है, भाषा है, गामक योग्यता है, संवेदना आदि को शामिल किया जाए या ना किया जाए। ठीक है बेटा, यानी ध्यान से देखो कि बुद्धि शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग गाल्टन ने किया। क्लियर? अब ध्यान दो बेटा कि बुद्धि क्या है। इस बात को समझने के लिए 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन होता है। ठीक है, फिर 1921 के अंतर्गत अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित होता है। फिर 1923 में विश्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है। तो इन तीनों ही सम्मेलनों से J.S. रोस ने एक निष्कर्ष तैयार किया कि इन तीनों सम्मेलनों में जितने भी मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने एक बात को सिद्ध नहीं कर पाए। कौन सी बात है? कि बुद्धि में स्मृति को शामिल करे या नहीं करे, बुद्धि में कल्पना शामिल होगी या नहीं होगी, बुद्धि में अवधान को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बुद्धि में भाषा को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बुद्धि में गामक योग्यता को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बुद्धि में संवेदना को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यह बातें सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ऐसा किसने कहा था? J.S. रोस ने यह निष्कर्ष तैयार किया था। अब ध्यान दो बेटा, बुद्धि होती क्या है? बुद्धि आपके अमूर्त चिंतन की या संपत्ति होता है कि जो आपको दिखाई नहीं देता है। बुद्धि आपको कभी दिखाई नहीं देने वाला है। अब ध्यान देना बेटा आगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा कि बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया सबसे पहली बार। 3 बार सम्मेलन होते, 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का, 21 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का और 23 में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का। ठीक है, इन तीनों से निष्कर्ष तैयार किया J.S. रोस ने, और क्या कहा कि ये सभी मनोवैज्ञानिक यह नहीं सिद्ध कर पाते हैं कि बुद्धि में स्मृति है, कल्पना है, अवधान है, भाषा है, गामक योग्यता है, संवेदना है, इनको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। अब आगे ध्यान देना बेटा आप कि अब बुद्धि के अपने परिभाषाओं की बात की जाए। बुद्धि की परिभाषाएं। अब बुद्धि क्या है अभी समझ जाओगे आप, परिभाषाओं से अवगत हो जाएगा आपको कि बुद्धि क्या है। अब देखो बेटा, बुद्धि की परिभाषाएं हैं, तो बुद्धि की सबसे पहले परिभाषा बोरिंग ने दी थी। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बुद्धि की सर्वप्रथम परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया, तो बोरिंग ने किया था। तो बुद्धि की परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी, तो बोरिंग ने दी थी। किसने दी थी? बोरिंग ने दी थी बेटा। अब ध्यान देना, बोरिंग ने क्या कहा था? बोरिंग ने कहा था कि जो बुद्धि परीक्षणों को मापता है वही बुद्धि है। जो बुद्धि परीक्षणों को मापता है, जो बुद्धि परीक्षणों को मापता है, जो बुद्धि परीक्षणों को मापता है वही बुद्धि है, वही बुद्धि है, वही बुद्धि है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था। इनके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, वह पूछी जाती है अल्फ्रेड बिने की। किसकी? अल्फ्रेड बिने की।
और अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था? अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि 4 शब्दों में ही निहित है: ज्ञान, निर्देश, आविष्कार, आलोचना। ज्ञान, निर्देश, आविष्कार, आलोचना। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। निहित है, ऐसा किसने कहा था? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ये अल्फ्रेड बिने ने कहा। और वह 4 शब्द कौन कौन से बताइए? ज्ञान, निर्देश, आविष्कार, आलोचना। देखो बेटा, यानी आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान है तो वह आपकी बुद्धि से है। आप में कोई भी आप किसी को निर्देश देते हो तो भी आपकी बुद्धि से दिया जाएगा। आप किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हो वह भी आप में उसकी बुद्धि काम करेगी आपकी। यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता और आप उसकी आलोचना करते हो तो भी आपको वह गलत काम किससे अवगत होगा? बुद्धि से होता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, निर्देश, आविष्कार, आलोचना। अब देखो बेटा, इसके अलावा अगली परिभाषा हेनमोन की। ठीक है, हेनमोन ने क्या कहा कि बुद्धि में 2 तत्व है। बुद्धि 2 तत्वों में निहित 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 है। एक तो बताया निहित ज्ञान, यानी एक तो आप में जो पहले से ज्ञान है तो वह बुद्धि है, और एक आपके ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, एक आपके ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। यानी आपको जैसे बेटा ध्यान दो, मनोविज्ञान का आप में पहले से कितना ज्ञान है वह आपकी बुद्धि से ही पता चलेगा, और अब आप कितना ज्ञान प्राप्त करने की कैपेसिटी रखते हो यह भी किससे निर्धारित होता है? यह भी आपके बुद्धि से निर्धारित होगा। ठीक है, तो हेनमोन की, अल्फ्रेड बिने की, बोरिंग की परिभाषा। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे टर्मन की परिभाषा। टर्मन कहता है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यानी अमूर्त चिंतन जो आपको दिखाई नहीं देता है उनके बारे में यदि आप चिंतन करते हो तो वह आपकी किसी बुद्धि से ही किया जाएगा। वह आपकी बुद्धि से ही किया जाएगा। क्या कहा था टर्मन ने? टर्मन ने कहा था अमूर्त चिंतन की क्षमता ही बुद्धि है। क्षमता ही बुद्धि है। ठीक है, और बंकीगम ने कहा था कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। आप कोई भी चीज़ सीखते हो, आप में जो सीखने की योग्यता पाई जाती है वही आपकी क्या है? बुद्धि है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? ये बंकीगम ने कहा था। किसने कहा? बंकीगम ने कहा था। बंकीगम ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है बेटा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी। सिंपल परिभाषा है। ठीक है, सीखने की योग्यता कौन रहेगा? बंकीगम। 4 शब्दों में निहित है अल्फ्रेड बिने। 2 तत्व है हेनमोन, अमूर्त चिंतन टर्मन। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों को मापता है बोरिंग। अब देखो बेटा, स्पेयरमैन ने क्या कहा था? स्पेयरमैन ने कहा कि हमारे मस्तिष्क के विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता है ये बुद्धि है। किसने कहा? स्पेयरमैन ने। क्या कहा स्पेयरमैन ने? बुद्धि हमारे मस्तिष्क के विश्लेषण
वह संश्लेषण की क्षमता है, वह संश्लेषण की क्षमता है या योग्यता है। ऐसा किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा। क्या कहा स्पीयरमैन ने? कि बुद्धि हमारे मस्तिष्क का विश्लेषण है और संश्लेषण का। यानी जैसे बुद्धि एक शब्द नाम लेते ही मैं यहाँ पर क्या अपन पढ़ रहे हैं कि बुद्धि एक टॉपिक है और अपन का इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो किसके द्वारा कर रहे हैं? बुद्धि के द्वारा। एक आपको बहुत सारी परिभाषा होती है और कहते हैं कि ये परिभाषा किसकी दी हुई है, तो आप उसका संश्लेषण कर देते हो कि ये, जैसे मैं कह देता हूँ बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, निर्देश, आविष्कार, आलोचना। इनको आप संक्षिप्त करते हो कि ये परिभाषा अल्फ्रेड बिने की। अब एक मैं पूछता हूँ कि अल्फ्रेड बिने की परिभाषा क्या है, तो आप इसका क्या कर देते हो? विश्लेषण कर देते हो। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? आपके मस्तिष्क के द्वारा। और ये जो आप विश्लेषण और संश्लेषण कर रहे हो, यही आपकी क्या है? बुद्धि है। यही आपकी क्या है? बुद्धि है। ऐसा किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था। किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था। अब एक दो परिभाषा और है, आप इस तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूँ ये? डियरबर्ड, ठीक है। डियरबर्ड ने क्या कहा था? कि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता ही बुद्धि है, क्षमता ही बुद्धि है, ठीक है। ऐसा किसने कहा? डियरबर्ड ने। यानी आपको पूर्व अनुभव है उसका, आप जब आपके मान लो कोई घटना पहले घटित हो जाती है और आपने उसका समाधान किस प्रकार से किया था, फिर दोबारा जब आपके वैसी समस्या आती है तो आप उसी समस्या का जो पहले आपने अनुभव लिया था कि जब ये समस्या आई थी तो आपने किस प्रकार से उसका समाधान किया था, तो दोबारा भी आपका उसका समाधान कर लेते हो, तो वही आपका क्या होता है? वही आपकी बुद्धि होती है। वही आपकी क्या होती है? बुद्धि होती है। और वुड्रो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो ने क्या कहा था? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा वुड्रो ने कहा था। और गाल्टन ने क्या कहा था? गाल्टन ने कहा था कि कोई भी अपने किसी भी चीज़ में विभेद करते हैं या कोई भी चीज़ का अपने सिलेक्शन करते हैं तो वही हमारी क्या है? बुद्धि है। वही हमारी क्या है? बुद्धि है। किसने कहा था? गाल्टन ने। देखो बेटा क्या कहा था गाल्टन ने? गाल्टन ने कहा कि बुद्धि विभेद वह चयन करने की शक्ति है, वह चयन करने की शक्ति है, ठीक है। ये ऐसा किसने कहा था? गाल्टन ने कहा था। किसने कहा था? गाल्टन ने। और रायबर्ड ने क्या कहा था? रायबर्ड ने बुद्धि के संबंध में ये कहा था कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा अपन कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने की क्षमता देती है हमें। इनके अलावा अपन ने जो पहले से लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसके प्राप्ति के लिए अपन को बल प्रदान करती है, ठीक है। बुद्धि समस्या समाधान व लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल प्रदान करती है।
ठीक है, यह है आपके बुद्धि की परिभाषाएं रहेगी। ठीक है, गाल्टन ने बुद्धि विभेद और चयन करने की शक्ति है। डियरबर्ड ने कहा पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता बुद्धि है। वुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। और रायबर्ड ने कहा कि बुद्धि समस्या समाधान व लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल प्रदान करती है। इनके अलावा आपने बोरिंग की देख ली, अल्फ्रेड बिने की देखी आपने, हेनमोन की देख ली आपने, स्पीयरमैन की देख ली। ठीक है, यह आपके बुद्धि की परिभाषाएं रहेगी। क्या रहेगी? परिभाषाएं। अब ध्यान दो बेटा, बुद्धि की अपन विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं से पहले मैं आपको थोड़ा सा बुद्धि का दृष्टिकोण के बारे में बता देता हूँ। बुद्धि का दृष्टिकोण यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिक है तो अलग अलग ही इनकी विचारधाराएं रहेगी। और बुद्धि के दृष्टिकोण की बात की जाए तो बुद्धि के दृष्टिकोण की संख्या रहेगी 4। बुद्धि के दृष्टिकोण, ध्यान से देखो बेटा, बुद्धि के दृष्टिकोण। अब बुद्धि के दृष्टिकोण पूछे तो सीधी संख्या बता दो कितनी? 4। अब 4 दृष्टिकोण क्या है? दृष्टि यानी मतलब किस रूप में अपन देख सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक 4 रूपों में बुद्धि को देखा था। एक तो उन्होंने देखा कि समायोजन की क्षमता, माना इसको समायोजन की क्षमता, कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एडजस्टमेंट की क्षमता है, एडजस्टमेंट की क्षमता है। ठीक है, बुद्धि समायोजन की क्षमता है। एक अपन देख सकते हैं बुद्धि अधिगम की क्षमता है, अधिगम की क्षमता। और एक अपन देख सकते हैं बुद्धि को कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता के रूप में। और एक इसको देखा गया समस्या समाधान की क्षमता के रूप में, समस्या समाधान की क्षमता। अब बेटा ध्यान दो आप यहाँ पे कि अब समायोजन की क्षमता के रूप में किसने माना था? यानी ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनका मानना ये है कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, कि आप जो भी एडजस्टमेंट करने में आप में जो क्षमता पाई जाती है वही आपकी बुद्धि है। ऐसा किसने माना था? तो अल्फ्रेड बिने ने। इसके समर्थक रहेगा अल्फ्रेड बिने, J.S. रॉस, स्टर्नबर्ग और सीरियल बर्ट। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो बेटा, समायोजन एडजस्टमेंट की क्षमता है बुद्धि, ऐसा मानने वाले अल्फ्रेड बिने रहेगा, J.S. रॉस, स्टर्नबर्ग और सीरियल बर्ट रहेगा। लेकिन अधिगम की क्षमता के रूप में मानने वाले कि बुद्धि तो अधिगम का होता है सीखना, कि आपके सीखने की जो क्षमता है वही बुद्धि है, ऐसा मानने वाले हैं थॉर्नडाइक, बंकिंघम और कोलविन और रहेगा कोलविन। ठीक है, थॉर्नडाइक, बंकिंघम और कोलविन। अब देखो बेटा, अमूर्त चिंतन की क्षमता मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन रहेगा? एक तो रहेगा स्पीयरमैन, एक रहेगा टर्मन और एक रहेगा फ्रीमेन। ठीक है, टर्मन ने, फ्रीमेन ने और स्पीयरमैन ने क्या माना कि बुद्धि आपके अमूर्त चिंतन की क्षमता है। आप जो अमूर्त चिंतन करते हो, यानी मूर्त चिंतन में तो ठोस वस्तुएं होती हैं और अमूर्त चिंतन जो कल्पना वगैरह आप करते हो तो वह उसकी क्षमता है, ऐसा मानने वाले स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमेन रहेगा। और समस्या समाधान की क्षमता मानने वाले हैं आपके रेकस नाइट हैं, गेरेट है, वेस्लर है। ठीक है, ये किसके समर्थक रहेंगे? ये समस्या समाधान की क्षमता के समर्थक रहेंगे। देखो बेटा, बुद्धि के दृष्टिकोण की संख्या पूछे कितनी बताओगे? 4 बताओ। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि बुद्धि का दृष्टिकोण नहीं है और वहाँ पे मान लो ऐसे 3 ऑप्शन इनमें से कोई दे दिया जाता है और एक ऑप्शन आपको कोई अलग दिया जाएगा, जिसमें आपको चयन करना है कि बुद्धि के दृष्टिकोण कौन सा नहीं है। तो है कौन से, ये याद रख लो आप, समायोजन की क्षमता, अधिगम
अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान। या ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बुद्धि का दृष्टिकोण है और वहाँ पे 3 ऑप्शन देख करके इनमें से और चौथा ऑप्शन दे दिया जाता है उपरोक्त सभी। तो वहाँ पर आप देख लेना उपरोक्त सभी कब करना है, जब वहाँ पे 3 ऑप्शन में समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन या समस्या समाधान में से कोई नाम आते हैं। ठीक है, तो समायोजन की क्षमता मानने वाले बुद्धि को समर्थक रहेगा अल्फ्रेड बिने, J.S. रॉस, स्टर्नबर्ग और सीलियर बर्ट। अल्फ्रेड बिने, J.S. रॉस, स्टर्नबर्ग, सीलियर बर्ट। और अधिगम की क्षमता मानने वाले थॉर्नडाइक, बंकिंघम और कोलविन रहेगा। थॉर्नडाइक, बंकिंघम, कोलविन। अमूर्त चिंतन की क्षमता मानने वाले स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमेन रहेगा। और समस्या समाधान की क्षमता मानने वाले रेकस नाइट हैं, गेरेट हैं और वेस्लर रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो हो गया बुद्धि का दृष्टिकोण। यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद अपन देखने वाले बुद्धि की विशेषताएं। मिटा दूं। अब देखो बेटा अपन देखेंगे बुद्धि की विशेषताएं। समायोजन की क्षमता किसने माना, अल्फ्रेड बिने, J.S. रॉस, स्टर्नबर्ग, सीलियर बर्ट। अधिगम की क्षमता के समर्थक थॉर्नडाइक, बंकिंघम, कोलविन। अमूर्त चिंतन की क्षमता के समर्थक स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमेन। और समस्या समाधान की क्षमता के समर्थक रेकस नाइट, गेरेट और वेस्लर। अब देखो बेटा बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं। अब देखो बेटा बुद्धि की विशेषताएं हैं कि बुद्धि होती है ना, ये जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है, यानी बुद्धि स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। इसमें आप चेंजिंग कर सकते हो, इसमें आप संशोधन कर सकते हो। और बुद्धि का आकलन है वह व्यक्ति के व्यवहार से किया जाता है। अपन कहते हैं ना कई बार कोई व्यक्ति जो व्यवहार दर्शाता है, अपन कहते हैं अरे दरी बुद्धि को नहीं थारी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो मतलब वह व्यक्ति का जैसा व्यवहार रहेगा वैसा ही अपन बुद्धि का क्या करेंगे, आकलन करेंगे। और एक प्रेंटर नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि का जो लंबवत विकास है वह मध्य किशोरावस्था तक यानी 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। जबकि कॉल और ब्रूस का एक कथन ये भी याद रख लेना, कॉल व ब्रूस ने कहा था कि बुद्धि में लिंग भेद नहीं किया जाता। यह नहीं कि यह लड़का है तो बुद्धि ज़्यादा होगी उसमें, या ये लड़की है तो उसमें बुद्धि ज़्यादा होगी, यानी अपने बुद्धि में लिंग भेद नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा था, कॉल और ब्रूस ने कहा था। तो बुद्धि की विशेषताओं में बुद्धि जन्मजात व प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, यानी ये अर्जित नहीं होती बेटा। इनके अलावा बुद्धि का आकलन व्यक्ति के व्यवहार से किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार से किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार से किया जाता है। अब ध्यान दो बेटा, आप आकलन की बात आ गई। अब ध्यान देना आप कि बुद्धि हमेशा अस्थायी और परिवर्तनशील होती है, इसको दिमाग में फिट कर देना। ठीक है, वहाँ पर ऐसा ही प्रश्न आता है और वहाँ पर एग्जाम में दिया जाता है कि बुद्धि की विशेषता नहीं है, और आप सोच जाते हो कि बुद्धि तो अपन में स्थायी होती है, बुद्धि में तो परिवर्तन नहीं कर सकते। अरे बुद्धि अस्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अस्थायी व परिवर्तनशील होती है, अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। अब देखो बेटा, बुद्धि में अपन के दिमाग के जितनी भी मानसिक क्षमताएं होती है, चाहे किसी रूप में हो, सबको शामिल किया जाता है। दिमाग से जितनी भी कैपेसिटी होती है कोई भी कार्य करने की, उन सब को किस में शामिल किया जाएगा, बुद्धि में किया जाएगा। तो बुद्धि में सभी मानसिक योग्यताओं को शामिल किया जाता है।
सभी मानसिक योग्यताओं को शामिल किया जाता है शामिल किया जाता है। अब ध्यान देना बेटा, बुद्धि स्वीकार करने की योग्यता है, बुद्धि स्वीकार करने की योग्यता है, करने की योग्यता है। यदि आप कोई भी चीज़ स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने, तो वह हमारी बुद्धि से ही किया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, अपने इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मतलब ये स्वीकार, कोई भी चीज़ अपन स्वीकार करेंगे तो किससे की जाएगी? बुद्धि से की जाती है। तो बुद्धि स्वीकार करने की योग्यता है। और प्रिंटर ने क्या कहा था? प्रिंटर ने कहा कि बुद्धि का विकास है मध्य किशोरावस्था तक, मध्य किशोरावस्था, और मध्य किशोरावस्था की आयु होती है लगभग 16 वर्ष। तो मध्य किशोरावस्था तक होता है, मध्य किशोरावस्था तक होता है। किसने कहा? प्रिंटर ने। जबकि कॉल और ब्रूस ने क्या कहा था? कॉल और ब्रूस ने कहा कि बुद्धि में लिंग भेद नहीं किया जाता, बुद्धि में लिंग भेद नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, बुद्धि में लिंग भेद नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, ये बुद्धि की सामान्य विशेषताएं याद रखना। बुद्धि जन्मजात और प्राकृतिक होती है। बुद्धि का आकलन व्यक्ति के व्यवहार से किया जाएगा। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि में सभी मानसिक योग्यताओं को शामिल किया जाएगा। बुद्धि स्वीकार करने की योग्यता होती है। प्रिंटर का मानना है कि बुद्धि का विकास मध्य किशोरावस्था तक होता है। और कॉल व ब्रूस का मानना है कि बुद्धि में लिंग भेद नहीं किया जाता, बुद्धि में लिंग भेद नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बुद्धि की विशेषताएं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आप ध्यान दो बेटा, आप ये बुद्धि की विशेषताएं आ गई हैं। अब बुद्धि के प्रकार देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? बुद्धि के प्रकार देखेंगे। तो बेटा आप ध्यान देना आप इसमें, ठीक है, कि आपने बुद्धि क्या है इसके बारे में 3 बार सम्मेलन हुई। पहली बार प्रयोग किसने किया? परिभाषाएं देखी, दृष्टिकोण देखा और विशेषताएं देखी। ठीक है, आप क्लास के अंतर्गत एकदम ध्यान केंद्रित करना, यानी आप ध्यान केंद्रित करने को मनोविज्ञान में कहते हैं अवधान। आप अवधान लगा करके यदि क्लास को देखोगे तो ज़रूर आपको याद होगा। ठीक है, अब ऐसे आपको 2-4 शब्द कहानी सुना दी जाती है, आपको ऐसे हंसा दिया जाता है, उससे पढ़ाई नहीं। आप मेन चीज़ फोकस करिए कि हमें इस क्लास से सीखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, वह आपको जो 2 बात रोमांटिक की कहने वाली है वह एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है कि उस सर ने क्लास में आपको क्या बताया। ठीक है, यदि आपको अपना सिलेक्शन चाहते हो तो जो आपको चीज़ बताई जाती है उन पर ध्यान केंद्रित करके सुनिए और देखिए बताया क्या जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। क्योंकि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, ये मर्सेल ने कहा था। यदि आप कोई चीज़ नहीं सीख पाओगे तो मतलब आपने इसको सही से समझा नहीं। और यदि क्लास में आपके कोई समझने में दिक्कत आई है कि वह चीज़ आपके नहीं समझ पाए, तो ऐसी चीज़ है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, आपके जो चीज़ समझ में नहीं आती है हम अगली क्लास में आपको समाधान कर देंगे। ठीक है, बल्कि आप ध्यान से देख लेना, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन बुद्धि के प्रकार देख रहे हैं। क्या देखेंगे अब? बुद्धि के प्रकार। अब देख लो गर्मी कितनी है, इतनी गर्मी में भी आपके लिए सेवा दे रहे हैं, तो आप इस सेवा का मौका ज़रूर लें बेटा, आनंद लें इसका। ठीक है, बुद्धि के प्रकार है, बुद्धि के प्रकार। ठीक है बेटा, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आपको 99% देखने को मिलेगा। ठीक है, संभावना है। तो देख लो बेटा, बुद्धि के प्रकार है
तो बुद्धि के प्रकार का प्रतिपादक किन्हें माना गया है? बुद्धि के प्रकार का प्रतिपादक किन्हें माना गया है? तो पहले चीज़ प्रतिपादक में याद रखना, प्रतिपादक माना गया है थॉर्नडाइक व गेरेट को। किसे माना गया है? थॉर्नडाइक और गेरेट को। बुद्धि का प्रतिपादक किन्हें माना गया है? थॉर्नडाइक और गेरेट को। अब देखो बेटा, थोड़ी बाद में थॉर्नडाइक और गेरेट की थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान दो यहाँ पर बेटा, गेरेट है ना, कौन है? तो गेरेट ऐसा प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिनका मानना यह है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी शब्द से हुई है। ऐसा मानने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन है? गेरेट है। यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिनका मानना है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। ठीक है, ऐसा मानने वाला कौन है? पहला मनोवैज्ञानिक गेरेट रहेगा बेटा। कौन रहेगा? गेरेट। अब थोड़ी बात थॉर्नडाइक की कर लेता हूँ। किसकी? थॉर्नडाइक की। अब बेटा थॉर्नडाइक कौन है? तो थॉर्नडाइक में आप ध्यान दे लेना बेटा, थॉर्नडाइक आपके शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन रहेगा? थॉर्नडाइक रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? जनक है। इसके अलावा थॉर्नडाइक आपके प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। कौन माना जाता है? थॉर्नडाइक। इनके अलावा थॉर्नडाइक में याद रख लेना, थॉर्नडाइक कोई पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक जनक। इनके अलावा थॉर्नडाइक कोई प्रथम ये आपके थॉर्नडाइक आपके प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। सिद्धांत का प्रतिपादक है।